हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का यूजी नेट सोशियोलॉजी फाइनल सिलेक्शन मैराथन में। आज के इस मॉक टेस्ट में टोटल हम 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट है, तो अगर आपके क्वेश्चन गलत भी हो तो भी आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गलत होंगे तो आपको उसका आंसर सही पता चल जाएगा, तो अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ठीक है, मोटिवेट रहिए और कुछ नया रिवीजन आपको नहीं करना है। जो आपने एग्जाम के लिए पहले से पढ़ा है वही आप रिवीजन करेंगे, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि समय की कमी है। आपका 2 दिन बाद एग्जाम है, तो कोशिश करेंगे बिना समय वेस्ट किए आप लोगों को जल्दी जल्दी ये पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पूंजी के 3 प्रकार हैं। द 3 टाइप ऑफ कल्चरल कैपिटल। ऑप्शन ए है मूर्त वस्तुनिष्ठ और संस्थागत, एमोडाइट, ऑब्जेक्टिफाइड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ऑप्शन बी है भौतिक अभौतिक मूर्त, मटेरियल नॉन मटेरियल और एमोडाइट। ऑप्शन सी है शिक्षा फैशन और परंपरा, एजुकेशन फैशन और ट्रेडिशन। और ऑप्शन डी है अस्थिर आभासी और निश्चित, वॉलेटाइल वर्चुअल और फिक्स्ड। तो बताइए सांस्कृतिक पूंजी के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, और आपको ये भी बताना है कि सांस्कृतिक पूंजी कल्चरल कैपिटल का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, मूर्त वस्तुनिष्ठ और संस्थागत, एमोडाइट, ऑब्जेक्टिफाइड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो दिया गया है पियरे बोर्डियू के द्वारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूह संघर्ष सिद्धांत किस समाजशास्त्री से संबंधित है। ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आपको बताना है किस सिद्धांतकार ने दिया है। ऑप्शन ए है कार्ल मैनहीम, ऑप्शन बी है लुडविग गुम्प्लोविच, ऑप्शन सी है ग्रेबियल टार्डे और ऑप्शन डी है जॉर्ज गुरविच। तो बताइए ये कॉन्सेप्ट ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इन किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुडविग गुम्प्लोविच। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हैबिटस और फील्ड से जुड़ा है। ऑप्शन ए है पियरे बोर्दू, ऑप्शन बी है एमुलर वॉलस्टीन, ऑप्शन सी है एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन डी है पीटर एम ब्लाउ। तो बताइए हैबिटस और फील्ड की अवधारणा से इनमें से कौन जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, पियरे बोर्दू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति के गैर भौतिक पहलू संस्कृति के भौतिक पहलुओं की तुलना में तेजी से बदलते हैं। कारण इसका आर दिया है। संस्कृति के भौतिक और गैर भौतिक पहलुओं में बदलाव की दर में अंतर को सांस्कृतिक अंतराल मतलब कल्चरल लैग कहा जाता है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका मैं आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा देती हूँ। ये इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है। The non-material aspect of culture change faster than the material aspect of culture. The gap in the rate of changes in material and non-material aspect of culture is called cultural lag. तो बताना है आपको A and R both are right है, दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, या A is true है R is false है। ऑप्शन डी है A is false है R is true है। तो उम्मीद करती हूँ दोनों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है इंग्लिश और हिंदी फॉर्म में। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। संस्कृति के गैर भौतिक पहलू संस्कृति के भौतिक पहलुओं की तुलना में तेजी से बदलते हैं। संस्कृति के भौतिक और गैर भौतिक पहलुओं में बदलाव की दर में अंतर को क्या कहते हैं, सांस्कृतिक अंतराल कहते हैं। सांस्कृतिक अंतराल का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये दिया है आपके कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट ऑगबर्न ने दिया है। इनकी पुस्तक थी सोशल चेंज। इस पुस्तक में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है और ये पुस्तक आई थी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवतावादी समाजशास्त्र किस समाजशास्त्री से संबंधित है। ह्यूमैनिस्टिक सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू विच सोशियोलॉजिस्ट। ऑप्शन ए फ्लोरियन जेनेंकी, ऑप्शन बी है चार्ल्स एच कूले, ऑप्शन सी है विलियम एफ ऑकबर्न और ऑप्शन डी है एवरेट हुक्स। तो बताइए ह्यूमैनिस्टिक सोशियोलॉजी इनमें से किससे रिलेटेड है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्लोरियन और जेनेंकी से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुकरण के नियम
पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक द लॉ ऑफ लिमिटेशन? ऑप्शन ए है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी है ग्रेबियाल टार्डे, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है हर्बर्ट ब्लूमर। तो बताइए द लॉ ऑफ लिमिटेशन का जो पुस्तक है इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी है ग्रेबियाल टार्डे के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है? मतलब असंभवता प्रतिदर्श निदर्शन विधि इनमें से कौन है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है जजमेंटल सैम्पलिंग, ऑप्शन बी है स्नोबॉल सैम्पलिंग, ऑप्शन सी है कन्वीनियंस सैम्पलिंग और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए इनमें से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जजमेंटल सैम्पलिंग भी है, स्नोबॉल सैम्पलिंग भी है और कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी है। ये सभी क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्पणात्मक आत्म की अवधारणा किस पुस्तक में वर्णित है? द कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। बताना है ये किस पुस्तक में है और ये बताइए इसको किस राइटर्स ने लिखा है। ऑप्शन ए है सामाजिक परिवर्तन, बी है मानव प्रकृति और सामाजिक व्यवस्था, सी है विचारधारा और यूटोपिया और ऑप्शन डी है समाजशास्त्रीय दृष्टि। तो बताइए लुकिंग ग्लास सेल्फ किस पुस्तक में दिया गया है यह अवधारणा? तो ये जो पुस्तक है उसका नाम है इंग्लिश में ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ये पुस्तक लिखी गई है C.H. कूले के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर वो कौन सा है? वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश कोर देश का उदाहरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोर कंट्री? ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है नाइजीरिया, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए USA, अमेरिका है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का है। कथन एक दिया है, अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। कारण इसका दिया है, सांप्रदायिक राजनीति भारत में धर्मों के बीच सद्भाव में बाधा डाल रही है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है। द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश हेल्प द ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया, कम्युनल पॉलिटिक्स इन हिंडरिंग द हार्मोनी बिटवीन रिलीजियस इन इंडिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है क्योंकि सांप्रदायिकता भारत में धर्मों के बीच सद्भाव में बाधा डाल रही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धार्मिक व्यक्ति को नए धर्म की मान्यताओं और रीति रिवाजों को अपनाना किसका उदाहरण है? अ रिलीजियस कन्वर्ट इंटरलाइजिंग द बिलीफ एंड रिचुअल ऑफ द न्यू फेथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए प्रत्याशित समाजीकरण का, मतलब एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का। ऑप्शन बी है पुनर्समाजीकरण का, रीसोशलाइजेशन का। ऑप्शन सी है प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन का और ऑप्शन डी है विसमाजीकरण, डीसोशलाइजेशन का। तो बताइए ये किसका उदाहरण है? तो एक नए धर्म के रीति रिवाजों को अपना रहा तो क्या हो रहा? वो रीसोशलाइजेशन हो रहा, उसका पुनर्समाजीकरण हो रहा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदना शिवा का संबंध मुक्ता किस अवधारणा से है? ऑप्शन ए विकास नारीवाद से, डेवलपमेंट फेमिनिज्म से। ऑप्शन बी है पारिस्थितिकी नारीवाद से, इको फेमिनिज्म से। ऑप्शन सी है उदार नारीवाद से, लिबरल फेमिनिज्म से और ऑप्शन डी है उत्तर आधुनिक नारीवाद से, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, इको फेमिनिज्म से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 1919 में शुरू हुए सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड कौन थे? द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी स्टार्टेड एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन 1919 was headed by ऑप्शन ए पैट्रिक गिट, ऑप्शन बी है बीएन सील, ऑप्शन सी है जीएस घुरे और ऑप्शन डी है ऊपर में से कोई नहीं। तो बताइए कौन थे हेड बॉम्बे यूनिवर्सिटी के? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पैट्रिक गिट्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रिम सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का आधार क्या है? अकॉर्डिंग टू सोरोकिन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ सोशल चेंज? ऑप्शन ए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, आर्थिक संरचना है। ऑप्शन बी है कल्चरल मेंटेलिटी, सांस्कृतिक मानसिकता है। ऑप्शन सी है पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति है। और ऑप्शन डी है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी है। तो बताइए जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उसका आधार सोरोकिन ने क्या बताया है? तो इसका आधार उन्होंने बताया है कल्चरल मेंटेलिटी को, सांस्कृतिक मानसिकता को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विल्फ्रेड पैरेटो की जो अवधारणा है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, सर्कुलेशन ऑफ इलिट्स की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए क्लास स्ट्रगल से, वर्ग संघर्ष से। ऑप्शन बी है इलीट रिप्लेसमेंट से, अभिजात वर्ग के परिवर्तन से। ऑप्शन सी है सोशल मोबिलिटी से, सामाजिक गतिशीलता से। और ऑप्शन डी है ब्यूरोक्रेसी से, नौकरशाही से। तो बताइए किससे रिलेटेड है सर्कुलेशन ऑफ इलीट? तो इसका जो संबंध है वो है ऑप्शन बी, इलीट रिप्लेसमेंट से, अभिजात वर्ग के परिवर्तन से। वर्ग संघर्ष की बात करते हैं आपके कार्ल मार्क्स। देन सामाजिक गतिशीलता की बात कौन करता है? सोरोकिन करते हैं। और फिर नौकरशाही की बात कौन करता है? इसकी बात करते हैं मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन्ना शिवा की पुस्तक स्टेइंग अलाइव का मुख्य विषय क्या है? व्हाट इज द मेन थीम ऑफ वन्ना शिवाज बुक ऑफ स्टेइंग अलाइव? ऑप्शन ए औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी है महिलाओं और पर्यावरण का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। और ऑप्शन डी है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। तो बताइए जो स्टेइंग अलाइव पुस्तक है वन्ना शिवा के द्वारा लिखी गई है, इसका मुख्य फोकस किस पर रहा है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, महिलाओं और पर्यावरण का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? अकॉर्डिंग टू सिमेल, द मेन सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी इज, ऑप्शन ए सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन बी है सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य हैं। ऑप्शन सी है सोशल इंटरेक्शन ऑफ फॉर्म, सामाजिक अंतःक्रिया के रूप है। और ऑप्शन डी है इकोनॉमिक रिलेशन, आर्थिक संबंध है। तो बताइए कौन है समाजशास्त्र के मुख्य विषय सिमेल के अनुसार, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोशल इंटरेक्शन फॉर्म, सामाजिक अंतःक्रिया के रूप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सिमेल किस समाज से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है स्वरूपात्मक संप्रदाय से, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैटिन और मैनिफेस्ट फंक्शन की अवधारणा किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए है टालकट पार्सन, ऑप्शन बी है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी है रॉबर्ट के मर्टन और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो बताइए लैटिन और मैनिफेस्ट फंक्शन की अवधारणा इनमें से किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रॉबर्ट के मर्टन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फ्रेड सूट्स किस समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से संबंधित है? अल्फ्रेड सूट्स वाज एसोसिएटेड विद सोशियोलॉजिस्ट अप्रोच। ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ऑप्शन बी है फिनोमेनोलॉजी मतलब प्रघटनाशास्त्र, ऑप्शन सी है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी मतलब संघर्ष सिद्धांत से। और ऑप्शन डी है पॉजिटिविज्म मतलब प्रत्यक्षवाद। साथ में मुझे ये भी बताइएगा ये जो चार ऑप्शन लिखे हैं उनमें से कौन से थिंकर रिलेटेड हैं? जैसे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से कौन रिलेटेड है? पॉजिटिविज्म थ्योरी किसने दी है? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से कौन से सिद्धांत का रिलेटेड है?
तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, फिनोमिनोलॉजी। प्रघटना शास्त्र से अल्फ्रेड शूस रिलेटेड है। और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात कौन करता है? आपके पार्सन्स करते हैं। उसके बाद कौन करता है? ब्राउन करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज कौन कौन रिलेटेड है? कार्ल मार्क्स रिलेटेड है, डेनेडॉफ रिलेटेड है, कोजर रिलेटेड है। और पॉजिटिविज्म से कौन रिलेटेड है? दुर्खिम रिलेटेड है, आगस्ट कॉम्ट रिलेटेड है। ये सभी क्या है? इन थिंकर से रिलेटेड है और सबने इसके बारे में अपना अलग अलग सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का। गुम्प्लोविस के अनुसार सामाजिक संघर्ष का मुख्य आधार क्या है? अकॉर्डिंग टू गुम्प्लोविस व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट? ऑप्शन ए है वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। ऑप्शन बी है जातीय एवं नस्लीय समूह संघर्ष, रेशियल और एथनिक ग्रुप। ऑप्शन सी है आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक संघर्ष, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। तो बताइए जो गुम्प्लिक्स ने सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत दिया था वो किस पर बेस्ड था? तो वो बात करते हैं जातीय एवं नस्लीय समूह संघर्ष की, रेशियल और एथनिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21। ग्रेबियल टार्डे के अनुसार समाज किस पर आधारित होता है? अकॉर्डिंग टू ग्रेबियल टार्डे सोसाइटी इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए है सामाजिक तथ्य पर, सोशल फैक्ट्स पे। ऑप्शन बी है अनुकरण, लिमिटेशन पे। ऑप्शन सी है इमिटेशन पे। ऑप्शन सी है सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे। और ऑप्शन डी है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। अनुकरण मतलब इमिटेशन होता है। ऊपर मैंने शायद लिमिटेशन बोल दिया था, वो मैंने से गलत प्रोनाउंस हो गया था, ये एल लगा मुझे। ये इमिटेशन है, ऑप्शन बी। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, इमिटेशन, अनुकरण का नियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेनेन्की किस पद्धति के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सांख्यिकी पद्धति, स्टैटिकल मेथड। ऑप्शन बी है ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड। ऑप्शन सी है मानवतावादी पद्धति, ह्यूमनिस्टिक मेथड। और ऑप्शन डी तुलनात्मक पद्धति, कंपैरेटिव मेथड। तो बताइए जेनेन्की किस पद्धति से रिलेटेड है? क्वेश्चन मैंने ज्यादा टफ नहीं रखे हैं क्योंकि आपका 2 दिन बाद एग्जाम है, ताकि आप लोग डिमोटिवेट ना हो, इजी से सॉल्व कर ले। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो ये रिलेटेड है मानवतावादी परिप्रेक्ष्य से, ह्यूमनिस्टिक मेथड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चार्ल्स एच कूले लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा का अर्थ क्या है? आपको बताना है। जो चार्ल्स कूले द्वारा लुकिंग ग्लास सेल्फ दिया गया था किस पुस्तक में दिया गया था? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, अभी मैंने ऊपर बताया था। आपको बताना है ये इस अवधारणा का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए जैविक आत्म, बायोलॉजिकल सेल्फ है। ऑप्शन बी सामाजिक अंतरक्रिया से निर्मित आत्म, सेल्फ फ्रॉम थ्रू सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन सी आर्थिक आत्म, इकोनॉमिक सेल्फ। और ऑप्शन डी सांस्कृतिक आत्म, कल्चरल सेल्फ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, सामाजिक अंतरक्रिया से निर्मित आत्म, सेल्फ फॉर्म बाय सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेट्रिशिया ओबराय का मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या है? पेट्रिशिया ओबराय मेनली स्टडीड विच एरिया? ऑप्शन ए है वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का। ऑप्शन बी है परिवार, विवाह और लैंगिकता, फैमिली, मैरिज एंड सेक्सुअलिटी। ऑप्शन सी औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और ऑप्शन डी है राजनीतिक समाज, पॉलिटिकल सोसाइटी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, फैमिली, मैरिज और एंड सेक्सुअलिटी, परिवार, विवाह और लैंगिकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विलियम एफ ऑगबर्न की अवधारणा किससे संबंधित है? जो विलियम एफ ऑगबर्न ने कल्चरल लैग मतलब सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी थी, उसमें क्या बताया गया है आपको को ये बताना है। ऑप्शन ए सामाजिक परिवर्तन की धीमी गति, स्लो सोशल चेंज। ऑप्शन बी है भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के बीच अंतर, गैप बिटवीन मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर। ऑप्शन सी है वर्ग असमानता, क्लास इनइक्वालिटी। और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक प्रसार, कल्चरल डिफ्यूजन। तो बताइए कल्चरल लैग का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है गैप बिटवीन मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के बीच अंतर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्ल मैनहीम का
ज्ञान का समाजशास्त्र किस पर केंद्रित है? सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज किस पर फोकस करता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है वैज्ञानिक ज्ञान पर, साइंटिफिक नॉलेज पर। ऑप्शन बी है ज्ञान की सामाजिक स्थिति पर, सोशल लोकेशन ऑफ नॉलेज। ऑप्शन सी है धार्मिक ज्ञान पर, रिलीजियस नॉलेज पर। और ऑप्शन डी है तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज पर। तो बताइए किस पर आधारित है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज? ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है कार्ल मैनहीम के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, ज्ञान की सामाजिक स्थिति, सोशल लोकेशन ऑफ नॉलेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरविच ने किस प्रकार के समाजशास्त्र पर बल दिया था? जॉर्ज गुरविच एम्फेसिस विच टाइप ऑफ सोशियोलॉजी? ऑप्शन ए है एक कारक समाज पर, मोनोफैक्टर सोशियोलॉजी। ऑप्शन बी है जैविक समाजशास्त्र पर, बायोलॉजिकल सोशियोलॉजी। ऑप्शन सी है बहुआयामी समाजशास्त्र पर, मल्टी डायमेंशनल सोशियोलॉजी। और ऑप्शन डी है यांत्रिक समाजशास्त्र पर, मैकेनिकल सोशियोलॉजी। तो बताइए किस पर बल दिया था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, मल्टी डायमेंशनल सोशियोलॉजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बहुआयामी समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेट ह्यूज का डर्टी वर्क किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है श्रमिक वर्ग से, वर्किंग क्लास से। ऑप्शन बी है कलंकित व्यवसाय से, स्टिग्मेटाइज्ड ऑक्यूपेशन से। ऑप्शन सी है सामाजिक विचरण से, सोशल डेविएंस से। और ऑप्शन डी अपराध से, क्राइम से। तो बताइए एवरेट ह्यूज का जो डर्टी वर्क था वो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है स्टिग्मेटाइज्ड ऑक्यूपेशन, कलंकित व्यवसाय से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म शब्द किसने दिया था? हु कॉइन्ड द टर्म सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म? ऑप्शन ए जॉर्ज एच मीड। ऑप्शन बी है मैक्स वेबर। ऑप्शन सी है हर्बर्ट ब्लूमर। और ऑप्शन डी है इरविंग गॉफमैन। तो बताइए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द को किसने क्वाइन किया था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, हर्बर्ट ब्लूमर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्स्टेड वेबरन कंसेप्शियस कंजप्शन का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है आवश्यक उपभोग, नेसेसरी कंजप्शन। ऑप्शन बी है सामूहिक उपभोग, कलेक्टिव कंजप्शन। ऑप्शन सी है सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने हेतु उपभोग, कंजप्शन टू डिस्प्ले सोशल स्टेटस। और ऑप्शन डी है उत्पादन हेतु उपभोग, प्रोडक्टिव कंजप्शन। तो बताइए जो थर्स्टेड मेम्ब्रेन का कंसेप्शियस कंजप्शन का सिद्धांत था वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने हेतु उपभोग से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक समय की बहुलता की अवधारणा किसने दी है? हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोशल टाइम? ऑप्शन ए है कार्ल मैनहीम। ऑप्शन बी है जॉर्ज गुरविच। ऑप्शन सी है हर्बर्ट ब्लूमर। और ऑप्शन डी है गेब्रियल टार्डी। तो बताइए किसने ये मल्टी मल्टी मल्टीपलिसिटी ऑफ सोशल टाइम का कॉन्सेप्ट दिया था? तो ये दिया था जॉर्ज गुरविच ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवकाश वर्ग का सिद्धांत पुस्तक किससे संबंधित है? द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास इज रिटन बाय। ऑप्शन ए है विलियम एफ बॉर्गन। ऑप्शन बी है थर्स्टेन वेबरन। ऑप्शन सी है कार्ल मैनहीम। और ऑप्शन डी है एवरेट ह्यूग्स। तो बताइए द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास बुक इनमें से किसने लिखी है? तो ये लिखी है थर्स्टेन वेबरन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट द बुक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म? ऑप्शन ए है जॉर्ज एच मीड। ऑप्शन बी है इरविंग गॉफमैन। ऑप्शन सी है हर्बर्ट ब्लूमर। और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हर्बर्ट ब्लूमर। इस पुस्तक का नाम है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, पर्सपेक्टिव एंड मेथड। ये इस पुस्तक का पूरा नाम है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, पर्सपेक्टिव एंड मेथड। और अगर जॉर्ज मीड की बात करें तो उन्होंने किस पुस्तक में दिया है? इनकी पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड
सोसाइटी, इस पुस्तक में इन्होंने प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कलंकित कार, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि अवधारणा किससे संबंधित है? डर्टी वर्क। ऑप्शन ए एवरेट ह्यूग से, ऑप्शन बी है चार्ल्स कूले से, ऑप्शन सी है विलियम ऑगबर्न से और ऑप्शन डी है थर्स्टन वेबरन से। तो बताइए किससे रिलेटेड है डर्टी वर्क की अवधारणा? तो ये रिलेटेड है ऑप्शन ए एवरेट ह्यूज से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विचारधारा और यूटोपिया, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज गुरविक, ऑप्शन बी है कार्ल मैनहीम, ऑप्शन सी है गैब्रियल टार्डे और ऑप्शन डी फ्लोरी जेनेनकी। तो बताइए विचारधारा और यूटोपिया इनमें से किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है ऑप्शन बी कार्ल मैनहीम की। इन्होंने सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का समाजशास्त्र नाम से भी पुस्तक लिखी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सतत विकास की सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई है? ऑप्शन ए है क्लब रोम रिपोर्ट, क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट, ऑप्शन बी है ब्रुटलैंड रिपोर्ट, ऑप्शन सी है मानव विकास रिपोर्ट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ऑप्शन डी है पृथ्वी शिखर सम्मेलन रिपोर्ट, अर्थ समिट रिपोर्ट। तो बताइए सतत विकास की अवधारणा किस पुस्तक में दी गई है? ये दिया गया था ब्रुटलैंड रिपोर्ट जो आई थी, कब आई थी? 1987 में ये आई थी। इसमें इन्होंने सतत विकास की संकल्पना की बात की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीन स्तंभ सिद्धांत, ट्रिपल बॉटम लाइन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण, इकोनॉमी सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट से, ऑप्शन बी है कृषि उद्योग सेवा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस से, ऑप्शन सी है शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार, एजुकेशन हेल्थ और इन्वायरमेंट से और ऑप्शन डी है विकास वृद्धि और आधुनिकीकरण, डेवलपमेंट ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन से। तो बताइए ट्रिपल बॉटम लाइन किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है ऑप्शन ए इसका राइट होगा इकोनॉमिक सोसाइटी और इन्वायरमेंट से। मतलब इकोनॉमी मतलब हुआ आपके प्रॉफिट की ये बात कर रहा है, ठीक है। देन अगर सोसाइटी हुआ तो ये पीपल की बात कर रहा है आपके, मतलब लोगों की बात कर रहा है। और इन्वायरमेंट क्या हुआ? इन्वायरमेंट प्लैनेट पृथ्वी की बात कर रहा है। तो ये तीनों से रिलेटेड है, इकोनॉमी सोसाइटी और इन्वायरमेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्यावरणीय समाजशास्त्र इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए मानव प्रकृति संबंध, ह्यूमन नेचर एंड रिलेशनशिप, ऑप्शन बी है केवल प्रदूषण है ओनली पॉल्यूशन, ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज और ऑप्शन डी है औद्योगिक विकास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो बताइए पर्यावरणीय समाजशास्त्र का क्या अर्थ है? ये रिलेटेड है ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप, मानव प्रकृति संबंध से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एमडीजी किस वर्ष लागू हुआ था? आपको बताना है। ऑप्शन ए 1995 में, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 2005 और ऑप्शन डी है 2015। तो बताइए एसडीजी किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी 2000 में। कब आया था? 2000 से 2015 तक इसका साल था, 15 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी थी? आपको ये बताना है एसडीजी की जो संख्या रखी, नहीं एमडीजी की जो संख्या रखी गई थी वो कितनी थी, जो लक्ष्य उद्देश्य रखे गए थे। ऑप्शन ए 6 है, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 है और ऑप्शन डी है 17 है। तो बताइए कितने लक्ष्य रखे गए थे एमडीजी के? तो ये रखे गए थे 8। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सहस्त्राब्दी विकास सूचकांक मिलेनियम डेवलपमेंट इंडेक्स मुख्यतः किसके आकलन हेतु प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए है आर्थिक असमानता इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लिए, ऑप्शन बी है देशों की एमडीजी प्रगति प्रोग्रेस ऑफ कंट्रीज टुवर्ड एमडीजी, ऑप्शन सी है पर्यावरण प्रदूषण स्तर को नापने के लिए पॉल्यूशन लेवल और ऑप्शन डी है औद्योगिक उत्पादन इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी देशों की एमडीजीज प्रगति प्रोग्रेस ऑफ कंट्रीज टुवर्ड एमडीजीज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसडीजी की कितने लक्ष्य बनाए गए हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 17। तो बताइए एसडीजी के कुल कितने लक्ष्य रखे गए थे? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी 17। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक तथ्य की अवधारणा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है जॉर्ज सिमन। तो बताइए सोशल फैक्ट की अवधारणा इनमें से किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है इमानुएल दुर्खिम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में पर्यावरण से संबंधित लक्ष्य कौन सा था? मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन सा लक्ष्य बनाया गया था एमडीजी गोल में? कितने नंबर का वो गोल था? ऑप्शन ए है गोल 5, ऑप्शन बी है गोल 6, ऑप्शन सी है गोल 7 और ऑप्शन डी है गोल 8। तो बताइए पर्यावरण से संबंधित जो लक्ष्य बनाया गया था उसका क्या नंबर था, वो किस नंबर पे आता है? तो वो आता है गोल 7 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमडीजीज के कौन सा वैश्विक विकास एजेंडा लागू हुआ है? ऑप्शन ए मानव विकास लक्ष्य ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स, ऑप्शन बी सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ऑप्शन सी है हरित विकास लक्ष्य ग्रीन डेवलपमेंट गोल और ऑप्शन डी है वैश्विक समानता लक्ष्य ग्लोबल इक्वालिटी गोल्स। तो बताइए एमडीजी के बाद कौन सा वैश्विक विकास एजेंडा लागू किया गया था? तो एमडीजी जो था आपका 2000 से 2015 तक था और इसके बाद लाया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015 से इसका 2030 तक ईयर है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिल्विया वॉल्बी के अनुसार पितृसत्ता के कितने प्रमुख संरचनात्मक क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। तो बताइए जो अकॉर्डिंग टू सिल्विया वॉल्बी हाउ मेनी मेजर स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रियार्की आर देयर? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी 6 है 6 है। कौन कौन से बताए? पहला बताया इन्होंने वेज्ड वर्क हो गया, दूसरा इन्होंने बताया है डोमेस्टिक लेबर, ठीक है, तीसरा इन्होंने बताया है कल्चर, चौथा इन्होंने बताया है सेक्सुअलिटी, पांचवा इन्होंने बताया है वायलेंस और छठा इन्होंने बताया है द स्टेट। तो यही 6 एलिमेंट की बात इन्होंने की है, कितने? सिल्विया वॉल्बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए कार्ल मैनहीम, ऑप्शन बी है थर्स्टन वेबरन, ऑप्शन सी है विलियम एफ बॉगमन और ऑप्शन डी है हर्बर्ट ब्लूमर। तो बताइए सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा इसमें से किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी विलियम एफ ऑगमन ने। तो कुछ क्वेश्चन है इसमें रिपीट हो गए हैं, तो कोशिश करूंगी 10 क्वेश्चन आपको अलग से और करा दूं। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल आर्थिक विकास ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ है, ऑप्शन बी है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए, ऑप्शन सी है औद्योगिकरण को बढ़ावा देना प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑप्शन डी है शहरीकरण को बढ़ावा देना इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। तो बताइए एसटीडी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए, मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग फ्यूचर नीड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार वैधता लेजिटिमेसी का मुख्य आधार क्या है? अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी? ऑप्शन ए है यूज ऑफ फोर्स बल प्रयोग, ऑप्शन बी है अधीनस्थों की मान्यता बिलीफ ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, ऑप्शन सी है कानूनी दंड लीगल पनिशमेंट और ऑप्शन डी है आर्थिक नियंत्रण इकोनॉमिक कंट्रोल। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी अधीनस्थों की मान्यता बिलीफ ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 है,
दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तत्व की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन ए बाह्य और बाध्यकारी होता है, एक्सटर्नल और कोहर्सिव होता है। ऑप्शन बी है सामूहिक चेतना से उत्पन्न होता है, एराइजिंग फ्रॉम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत मनोविज्ञान पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल साइकोलॉजी। और ऑप्शन डी है नियंत्रण पर व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाला होता है, एक्सरसाइजिंग कंस्ट्रेंट ओवर इंडिविजुअल। तो बताइए सामाजिक तत्व की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत मनोविज्ञान पर आधारित। ये क्या है? सामाजिक तत्व की विशेषता नहीं है। जबकि बाध्यकारी होता है, बाध्यकारी होता है, ये विशेषता है। सामूहिक चेतना से उत्पन्न होता है, ये भी इसकी विशेषता है। व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाला होता है, ये भी इसकी विशेषता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर ने नौकरशाही का एक आदर्श प्रतिरूप, आइडियल टाइप माना है। आदर्श प्रतिरूप वास्तविकता का शुद्ध और विश्लेषणात्मक रूप है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। वेबर ने नौकरशाही को एक आदर्श प्रारूप मतलब आइडियल टाइप माना है। और आदर्श प्रारूप क्या होता है? वास्तविकता का शुद्ध प्योर मतलब और एनालिटिकल रूप होते हैं, एनालिटिकल विश्लेषणात्मक रूप होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग चेतना क्लास कॉन्शियसनेस का विकास किससे होता है? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप्ड थ्रू ऑप्शन ए है शिक्षा से, एजुकेशन से। ऑप्शन बी है धार्मिक उपदेश से, रिलीजियस प्रीचिंग से। ऑप्शन सी है उत्पादन संबंधों में अनुभव से, एक्सपीरियंस इन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। और ऑप्शन डी है राजनीतिक उपचार से, पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, उत्पादन संबंधों में अनुभव से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन्स के एजिल मॉडल में एल का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है वैधता, लेजिटिमेसी। ऑप्शन बी है विलंबन, प्रतिरूप, संरक्षण, लेटेंसी, पैटर्न मेंटेनेंस। ऑप्शन सी है नेतृत्व, लीडरशिप। और ऑप्शन डी है डिवीजन ऑफ लेबर। तो बताइए जो एजिल मॉडल दिया था पार्सन ने, उसमें एल का क्या मतलब है? तो इसका जो मतलब है वो होता है लेटेंसी, पैटर्न मेंटेनेंस। ए फॉर होता है एडेप्टेशन, जी फॉर होता है गोल, आई फॉर होता है इंटीग्रेशन और एल फॉर होता है लेटेंसी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मर्टन के अनुसार अप्रकट कार्य लेटेंट फंक्शन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जानबूझकर किए गए परिणाम, इंटेंट कंसिक्वेंस। ऑप्शन बी है अज्ञात अनपेक्षित परिणाम, अनइंटेंट और अनरिकॉग्नाइज्ड कंसिक्वेंस। ऑप्शन सी है सामाजिक विघटन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। और ऑप्शन डी है नैतिक पतन, मोरल डेक्लाइन। तो बताइए अप्रकट कार्य इनमें से कौन से होते हैं? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, अज्ञात और अनअपेक्षित परिणाम, अनइंटरनेट और अनरिकॉग्नाइज्ड कंसिक्वेंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक एकजुटता मैकेनिकल सॉलिडारिटी में कानून का प्रकार कैसा होता है? व्हाट टाइप ऑफ लॉ डोमिनेट्स इन मैकेनिकल सॉलिडारिटी? मैकेनिकल सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइए। ऑप्शन ए है प्रतिकारात्मक कानून मतलब रिप्रेसिव लॉ होता है। ऑप्शन बी है पुनर्स्थापनात्मक कानून, रेस्ट्रिक्टिव लॉ होता है। ऑप्शन सी है संवैधानिक कानून, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है। और ऑप्शन डी है अनुबंध कानून, कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये इसका जो कानून होता है वो होता है प्रतिकारात्मक। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। रिप्रेसिव लॉ होता है मतलब अगर आपने किसी की आंख खराब की है, आंख फोड़ी है, तो दूसरा भी आपसे क्या करेगा, उसका उस दूसरे का भी आंख फोड़ दिया जाएगा। मतलब जिसने जिसके साथ जो काम किया उसके साथ वैसा ही काम किया जाएगा, जैसे को तैसा वाला रूल इसमें होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था इमाइल दुर्खिम ने। इनकी पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ सोसाइटी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति एक वन स्थिरीकरण प्रणाली है या विचार किससे जुड़ा है? कास्ट इज अ क्लोज सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। ऑप्शन ए है एम एन श्रीनिवास। ऑप्शन बी है आंद्रे बेती। ऑप्शन सी है लुइस डूमा। और ऑप्शन डी है जी एस गुर्डे। तो बताइए ये कथन इनमें से किससे रिलेटेड है?
तो ये रिलेटेड है आंद्रे बेतेई से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया है। कथन 2 दिया है, संस्कृतिकरण हमेशा संरचनात्मक परिवर्तन लाता है। Sensitization is a process of social mobility. Sensitization is always leads to structural change. तो बताइए कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन ए है दोनों सही है, ऑप्शन बी है दोनों गलत है, ऑप्शन सी है एक सही है परंतु दो गलत है, और ऑप्शन डी है एक गलत है दूसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, एक सही है परंतु आर जो दूसरा स्टेटमेंट दिया वो गलत है, क्योंकि संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता तो मतलब सोशल डायनेमिक परिवर्तन होता है, ये सही है, पर ये संरचनात्मक परिवर्तन होता है, ये गलत है। ये कैसा परिवर्तन होता है, ये पोजिशनल चेंज होता है, ना कि स्ट्रक्चरल। पद में परिवर्तन होता है, स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में प्रमुख अनुसंधान विधि कौन सी है। विच रिसर्च मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ऑप्शन ए है ऐतिहासिक विधि, हिस्टोरिकल मेथड का यूज किया गया है। ऑप्शन बी है तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड का यूज किया गया है। ऑप्शन सी है सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया गया, और ऑप्शन डी है सर्वे मतलब सर्वेक्षण का प्रयोग। तो इसका जो सही आंसर है बताइए क्या होगा। ऑप्शन सी सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सहभागी और असहभागी अवलोकन की बात कौन करता है, लिंडमैन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञान का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज किस विद्वान से जुड़ा है। ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है मैनहीम, ऑप्शन सी है पार्सन, और ऑप्शन डी है दुर्खिम। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज कार्ल मैनहीम से जुड़ा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर के अनुसार मूल युक्त तर्क संगत क्रिया वैल्यू रेशनल एक्शन का क्या अर्थ होता है। अकॉर्डिंग टू वेबर वैल्यू रेशनल एक्शन रेफर्स टू, ऑप्शन ए लाभ अधिकतम करना, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ऑप्शन बी है परंपरा का पालन करना, फॉलोइंग ट्रेडिशन, ऑप्शन सी है नैतिक मूल्यों से प्रेरित किया, एक्शन गाइडेड बाय एथिकल वैल्यूज, और ऑप्शन डी है भावनात्मक प्रतिक्रिया, इमोशनल रिएक्शन। तो ये क्रिया होती है नैतिक मूल्यों से प्रेरित क्रिया होती है, एक्शन गाइडेड बाय एथिकल वैल्यूज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 61 क्वेश्चन है। हाल के वर्षों में गिग वर्कर्स से जुड़े कानूनों पर चर्चा बढ़ने का मुख्य समाजशास्त्रीय कारण क्या है। व्हाट इज द मेन सोशियोलॉजिकल रीजन ऑफ इंक्रीजिंग डिस्कशन अराउंड लॉ ऑफ गिग वर्कर्स इन रिसेंट ईयर। ऑप्शन ए वर्क संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन बी अनौपचारिक रोजगार का बढ़ना, राइज ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक परिवर्तन, कल्चरल चेंज, और ऑप्शन डी है शहरीकरण की कमी, डिक्लाइन ऑफ अर्बनाइजेशन। तो बताइए गिग वर्कर का क्या मतलब है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, अनौपचारिक रोजगार का बढ़ना, राइज ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके लिए इतिहास अभिजात वर्ग की गर्भगाह है। फॉर हुम हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है रेडॉन कॉलिन, ऑप्शन सी है वी पेरेटो, और ऑप्शन डी है इमाइल दुर्खिम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बी पेरेटो। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, इनकी पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी, और इमाइल दुर्खिम की पुस्तक में क्या है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी है, और बी पेरेटो ने जो पुस्तक लिखी है वो सिर्फ माइंड एंड सोसाइटी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी शब्दावली अनुसार एक व्यक्ति वर्ग स्थिति मूलतः उसकी बाजार इसकी स्थिति होती है। अकॉर्डिंग टू हुज टर्मिनोलॉजी पर्सन्स sorry according to whose terminology person's class situation is basically his market situation और क्लास सिचुएशन की बात कौन करता है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है किंग्सले डेविस और विल्बर्ट ई मूर, और ऑप्शन डी है टॉलकट पार्सन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके मिलान का है, इस तरफ एक बुक्स नेम दी है, दूसरी तरफ राइटर्स दिए, आपको मैच करना है। इमाइल दुर्खिम की पुस्तक का क्या नाम है, बी एस टर्नर की,
मैक्स वेबर की और जी बेटराइल की। तो इमाल दुर्कheim की पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ए का हमारा 1 ही हो जाएगा। बी एस टर्नर की है रिलीजन एंड सोशल थ्योरी, बी का 2 हो जाएगा। मैक्स वेबर की है द सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, सी का हमारा 3 हो जाएगा। और जी बेटाइल की पुस्तक है द थ्योरी ऑफ रिलीजन, और डी का हमारा 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साक्षात्कार में कौन सा प्रकार सबसे अधिक लचीला माना जाता है? ऑप्शन ए संरचित स्ट्रक्चर्ड, ऑप्शन बी असंरचित अनस्ट्रक्चर्ड, ऑप्शन सी अर्ध संरचित सेमी स्ट्रक्चर्ड, और ऑप्शन डी औपचारिक फॉर्मल। तो बताइए कौन सा प्रकार होता है जो अधिक लचीला माना जाता है, मतलब आप जिसमें फ्लेक्सिबल होता है, आप कोई भी चेंजेस इसमें कर सकते हैं। तो वो होता है ऑप्शन बी असंरचित साक्षात्कार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको इसमें मीन मीडियन मोड, इसमें आपको डिफिनेशन बतानी है कौन सी किसकी है, मैच कीजिए। अंकों के संग्रहण में बहुत बार आने वाले अंक का मूल क्या कहलाएगा? ऑप्शन बी है अंक का मूल जिससे कम और जिससे अधिक वितरण में अंकों का आधा भाग गिर जाता है, वो क्या कहलाता है? और ऑप्शन सी है ऐसा मूल प्रेक्षण की संख्या द्वारा विभाजित सभी अंकों के जोड़ को दर्शाया जाता है। तो अंकों के द वैल्यू ऑफ द स्कोर विच मोस्ट फ्रिक्वेंटली अक्यूर द कलेक्शन ऑफ स्कोर्स, ये क्या कहलाएगा? मतलब जो बार बार अंक आ रहे हैं वो क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो ए का हमारा हो जाएगा 2। अंकों का मूल जिससे कम और उससे अधिक वितरण में अंकों का आधा आधा भाग कर दिया जाता है, वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाता है माध्यिका। बी का हमारा हो जाएगा 3। और ऐसा मूल प्रेक्षण संख्या द्वारा विभाजित सभी अंकों के जोड़ को दर्शाया जाता है, ये क्या होता है? आपका माध्य होता है। तो सी का हो जाएगा 1। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो 2 3 1 इसका करेक्ट कोड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है असम में, और ऑप्शन डी है उड़ीसा में। तो बताइए तारवाड़ एक मातृवंशीय जो संयुक्त कुटुंब होता है, परिवार होता है, ये किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी केरल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केस स्टडी पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द केस स्टडी मेथड? ऑप्शन ए बड़े नमूने का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ लार्ज सैंपल, ऑप्शन बी है गहन विश्लेषण करना, इन डेप्थ एनालिसिस, ऑप्शन सी है सतही तुलना करना, सुपरफिशियल कंपैरिजन, और ऑप्शन डी है सांख्यिकी परीक्षण करना, स्टैटिकल टेस्टिंग। तो बताइए केस स्टडी पद्धति का मुख्य फोकस क्या है? तो ये इन डेप्थ स्टडी करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषय वस्तु विश्लेषण किस प्रकार के डेटा को पर केंद्रित है? ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी है लिखित, ऑप्शन सी है दृश्य, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए कंटेंट एनालिसिस फोकस मेनली ऑन विच टाइप ऑफ डेटा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। जो विषय वस्तु कंटेंट की बात करते हैं वो कौन करता है? बेरेल्सन। ये हमारे 70 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन और हम लोग के बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये असर्शन और रीजन का है। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति पावर वैधता के बिना भी हो सकती है। रीजन दिया है वैधता आज्ञा पालन के लिए नैतिक विश्वास पर आधारित होती है। पावर में एग्जिस्ट विदाउट लेजिटिमेसी अकॉर्डिंग टू वेबर। रीजन दिया है लेजिटिमेसी इज बेस्ड ऑन द मोरल बिलीफ इन अथॉरिटी। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति में वैधता नहीं होती, पर वैधता में क्या होती है? शक्ति ऑलरेडी निहित होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्खाइम ने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य माना है। आत्महत्या की दरें समाज में सामाजिक एकीकरण से प्रभावित होती हैं।
एसेशन दिया है दुर्किम इज ट्रीटेड सुसाइड एज अ सोशल फैक्ट। रीजन दिया है सुसाइड रेट्स वेरी विथ लेवल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। ऑप्शन ए है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है पर व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और एक दूसरे की ये व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए राइट होगा। इनकी ये पुस्तक थी द सुसाइड, इसमें इन्होंने आत्महत्या के बारे में बताया है। ये पुस्तक आई थी 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका मिलान का है। द आयरन ऑफ लॉ, ओलिगार्की, एनोमी, संस्कृताइजेशन और लेटेंट फंक्शन। आपको मैच करना है किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। नीचे को आपका कोड दिया हुआ है, मैच कीजिए आप लोग। तो देखिए आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात करते हैं रॉबर्ट मिचेल, तो ए का हमारा हो जाएगा 3। एनोमी की बात करते हैं इमाइल दुर्किम, तो बी का हमारा हो जाएगा 2। और संस्कृताइजेशन की बात करते हैं एम एन श्रीनिवास, सी का हमारा हो जाएगा 4। और लैटिन फंक्शन की बात करते हैं आर के मर्टन, तो डी का हो जाएगा हमारा 1। 3 2 4 1, 3 2 4 1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था मूल सहमति पर आधारित है। सामाजिक व्यवस्था मुख्यतः संघर्ष द्वारा बनी रहती है। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है पार्सन व्यूड सोशल ऑर्डर एज अ बेस्ड ऑन वैल्यू कंसेंसस। सोशल ऑर्डर इज प्रिमरली मेंटेन थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन ए है दोनों सही है, ऑप्शन बी है दोनों गलत है, ऑप्शन सी है एक सही है परंतु दो गलत है, और ऑप्शन डी है एक गलत है परंतु दूसरा सही है। एक गलत है परंतु दूसरा सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी। एक स्टेटमेंट सही लिखा है पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था वैल्यू कंसेंस पर आधारित होता है, ये राइट लिखा है। पर सामाजिक व्यवस्था मुक्ता संघर्ष द्वारा बनी रहती है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के अनुसार विचारधारा शासक वर्ग के हितों को प्रतिबंधित करती है। आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। रीजन दिया है शासक वर्ग उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करता है। द रूलिंग क्लास कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है पर व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल हर्मेटिक्स की अवधारणा किससे जुड़ी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल हर्मेटिक्स के एसोसिएटेड इज विथ। ऑप्शन ए है टार्कर पार्सन, ऑप्शन बी है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड सूस, और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो बताइए डबल हर्मेटिक्स की अवधारणा किसने दी है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी एंथोनी गिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन एक है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सूक्ष्म स्तर का सिद्धांत है। इंटरेक्शनिज्म इज अ माइक्रो लेवल थ्योरी। कथन दो है यह सामाजिक संरचना की अनदेखी करता है। इट कंप्लीटली इग्नोर सोशल स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए है दोनों सही है, ऑप्शन बी है दोनों गलत है, ऑप्शन सी है ए सही है परंतु दूसरा गलत है, और ऑप्शन डी है एक गलत है परंतु दूसरा सही है। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी। स्टेटमेंट एक सही लिखी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सूक्ष्म स्तर माइक्रो लेवल की थ्योरी है, पर ये गलत लिखा है कि ये सोशल स्ट्रक्चर को पूरी रूप से इग्नोर करता है, ये स्टेटमेंट गलत दिया है। ऑप्शन 1 ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी एक तरफ कॉन्सेप्ट दिए हैं दूसरी तरफ राइटर्स दिए हैं, आपको मिलान करना है। लिटिल ट्रेडिशन का सिद्धांत किसने दिया है। बुक व्यू ऑफ कास्ट की बात कौन करता है। सेकुलराइजेशन की बात कौन करता है, और वेस्टर्नाइजेशन की बात कौन करता है। मेल मैच कीजिए। तो लिटिल ट्रेडिशन
मतलब लघु परंपरा की बात करते हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड। ए का हमारा हो जाएगा 3। बुक व्यू ऑफ कास्ट, पाठीय दृष्टिकोण से जाति का अध्ययन किया था, जीएस घुरे ने। बी का हमारा हो जाएगा 2। सेकुलराइजेशन की थ्योरी दी है योगेंद्र सिंह ने, मतलब धर्मनिरपेक्षीकरण की। तो सी का हो जाएगा हमारा 1। और वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण की बात कौन करता है, एम.एन. श्रीनिवास। तो डी का हमारा हो जाएगा 4। 3214, 3214 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर ने पूंजीवाद के विकास को धर्म से जोड़ा है। वेबर लिंक द राइज ऑफ कैपिटलिज्म विद रिलीजन। स्टेटमेंट दूसरा दिया है, प्रोटेस्टेंट नैतिकता ने तर्कसंगत आर्थिक आचरण को प्रोत्साहित किया है। प्रोटेस्टेंट एथिक इनकरेज्ड रैशनल इकोनॉमिक कंडक्ट। ऑप्शन ए है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए आर दोनों सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका भी जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, दोनों स्टेटमेंट इसमें सही दी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान में ऑपरेशनलाइजेशन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए सिद्धांत का निर्माण, थ्योरी कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन बी है अवधारणा को मापनीय चर में बदलना, कन्वर्टिंग कॉन्सेप्ट इनटू मेजरेबल वेरिएबल्स। ऑप्शन सी है नमूना चयन, सैंपल सिलेक्शन। और ऑप्शन डी है डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, अवधारणा को मापनीय चर में बदलना, कन्वर्टिंग कॉन्सेप्ट इनटू मेजरेबल वेरिएबल्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन एक दिया है, सहभागी अवलोकन गुणात्मक शोध की प्रमुख विधि है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज अ मेजर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। कारण 2 दिया है, रीजन या शोधकर्ता को अध्ययन समूह के साथ घनिष्ठ संपर्क देता है। इट अलाउ क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन रिसर्चर एंड सब्जेक्ट्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 1 दिया है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी दिया है, ए आर दोनों सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, वैलिडिटी मतलब वैधता में सही संबंध क्या है। विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। ऑप्शन ए उच्च मतलब रिलायबिलिटी इक्वल उच्च वैलिडिटी हमेशा होती है। बी है उच्च वैलिडिटी होगा तो उच्च रिलायबिलिटी होगा। ऑप्शन सी है रिलायबिलिटी बिना वैलिडिटी हो सकती है। और ऑप्शन डी दिया दोनों समान होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अगर उच्च रिलायबिलिटी होगी तो उच्च वैलिडिटी होगी हमेशा, उच्च वैलिडिटी होगी तो उच्च रिलायबिलिटी होगी। रिलायबिलिटी बिना वैलिडिटी नहीं हो सकती है और या दोनों समान है। तो बताइए क्या सही है। तो इसमें जो सही है, रिलायबिलिटी बिना वैलिडिटी के हो सकती है, मतलब विश्वसनीयता बिना वैधता की हो सकती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगुलेशन का उपयोग क्यों किया जाता है। ट्रायंगुलेशन मतलब त्रिगुणीकरण। वाई इज ट्रायंगुलेशन यूज इन रिसर्च। ऑप्शन ए है नमूना बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज सैंपल साइज। ऑप्शन बी है निष्कर्षों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, टू इनहांस क्रेडिबिलिटी फाइंडिंग। ऑप्शन सी है समय बचाने के लिए, टू सेव टाइम। और ऑप्शन डी है त्रुटि बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज एरर। तो बताइए ट्रायंगुलेशन विधि का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो हम लोग इसका प्रयोग निष्कर्षों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए करते हैं, टू इनहांस क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्नो बॉल सैंपलिंग विशेष रूप से किस अध्ययन में उपयोगी है। ऑप्शन ए है समान अध्ययन, जनरल पॉपुलेशन के अध्ययन में। ऑप्शन ए समान जनसंख्या, जनरल पॉपुलेशन के अध्ययन में। ऑप्शन बी है छिपी हुई आबादी, हिडन पॉपुलेशन के अध्ययन में। ऑप्शन सी है ग्रामीण समुदाय, रूरल कम्युनिटीज के अध्ययन में। और ऑप्शन डी है औद्योगिक श्रमिक, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अध्ययन में।
तो बताइए स्नोबॉल सैंपलिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं छिपी हुई आबादी के लिए, हिडन पॉपुलेशन के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय संकट आधुनिकता का परिणाम है। इन्वायरमेंट क्राइसिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्निटी। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, पारंपरिक समाज पर्यावरण के प्रति अधिक विनाशकारी होते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मोर इन्वायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव। ऑप्शन ए है दोनों सही है, ऑप्शन डी है दोनों गलत है, ऑप्शन सी है एक सही है परंतु दूसरा गलत है, और ऑप्शन डी है एक गलत है परंतु दूसरा सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये लिखा है पारंपरिक समाज मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी आर मोर इन्वायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव, ये स्टेटमेंट गलत दी है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पर्यावरणीय संकट आधुनिकता का परिणाम मतलब आधुनिक जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, जैसे जैसे विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ है, मशीनों का विकास हुआ है, गाड़ियां चलने लगी, इससे क्या हुआ, पर्यावरणीय संकट आया है। ऑप्शन 1 राइट है पर 2 गलत है। पारंपरिक समाज पर्यावरण के प्रति अधिक विनाशकारी होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो पारंपरिक समाज थे उसमें इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था, इतने ज़्यादा साधन नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, तो पर्यावरण पॉल्यूशन नहीं होता था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन ए है आर्थिक विकास को रोकना, स्टॉपिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये वाला क्वेश्चन शायद हम लोग कर चुके हैं। ऑप्शन बी है वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं में संतुलन, बैलेंसिंग प्रेजेंट और फ्यूचर नीड। ऑप्शन सी है औद्योगिकरण समाप्त करना, इंडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ऑप्शन डी है जनसंख्या नियंत्रण पॉपुलेशन कंट्रोल। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को संतुलन करना, बैलेंसिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसर्शन 1 दिया है, विज्ञान सामाजिक रूप से तटस्थ नहीं है। इसका रीजन दिया है, वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक संदर्भ में उत्पन्न होता है। एसर्शन 1 दिया है, साइंस इज नॉट सोशली न्यूट्रल। रीजन दिया है, साइंटिफिक नॉलेज इज प्रोड्यूस इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन ए है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दोनों स्टेटमेंट सही लिखी है और दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे की व्याख्या कर रही हैं। विज्ञान सामाजिक रूप से तटस्थ नहीं है, ये सही है, मतलब साइंस इज सोशली न्यूट्रल होता है, सोशली इज नॉट न्यूट्रल, ये सही है। वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक संदर्भ में उत्पन्न होता है, साइंटिफिक नॉलेज इज प्रोड्यूस इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये भी सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनेशन मतलब प्रौद्योगिक निर्धारणवाद का मुख्य दावा क्या है? ऑप्शन ए समाज तकनीक को नियंत्रित करता है, ऑप्शन बी है तकनीक समाज को आकार देती है, ऑप्शन सी है दोनों स्वतंत्र है, और ऑप्शन डी है संस्कृति तकनीक को रोकती है। तो बताइए टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म क्या कहता है, और मुझे ये भी बताइएगा टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की अवधारणा किसके द्वारा प्रयोग की गई है? इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद। इसकी जो अवधारणा प्रयोग की गई है ये की गई है मैकाइवर के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है तकनीक समाज को आकार देती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल डिवाइड से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए तकनीकी नवाचार, ऑप्शन बी है सूचना तक असमान पहुंच, ऑप्शन सी है साइबर अपराध, और ऑप्शन डी है डिजिटल लोकतंत्र। तो बताइए डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब होता है? तो सूचना तक असमान पहुंच, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी का मुख्य फोकस क्या है? द प्राइमरी फोकस ऑन STS इज ऑन, ऑप्शन ए वैज्ञानिक खोज मात्र है, ऑप्शन बी है तकनीक का तकनीकी अध्ययन है, ऑप्शन सी है विज्ञान तकनीक और समाज के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करना है, और ऑप्शन डी है औद्योगिक उत्पादन का अध्ययन करना है। तो बताइए साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी का मुख्य फोकस क्या होता है? तो इसका फोकस होता है विज्ञान तकनीक और समाज के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करना,
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? What is the key feature of संस्कृताइजेशन proposed by एम.एन. श्रीनिवास? ऑप्शन ए सामाजिक समानता की स्थापना करना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल इक्वालिटी। ऑप्शन बी है उच्च जाति की प्रथाओं का अनुकरण, इमिटेशन ऑफ अपर कास्ट प्रैक्टिसेस। ऑप्शन सी है आर्थिक क्रांति, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। और ऑप्शन डी है राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर। तो बताइए संस्कृतिकरण का क्या मतलब होता है? तो इसमें क्या होती है, जो लोअर कास्ट होती है वो अपर कास्ट की प्रथाओं का अनुकरण करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएस घुरे ने भारतीय जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को नस्लीय आधार से जोड़ा है। जीएस घुरे लिंक द ओरिजिन ऑफ द इंडियन कास्ट सिस्टम टू रेशियल फैक्टर्स। रीजन दूसरा दिया है, उन्होंने आर्य और अनार्य सिद्धांत को जाति व्यवस्था की व्याख्या में प्रयोग किया है। ही यूज्ड आर्यन एंड नॉन आर्यन थ्योरी इन एक्सप्लेनिंग कास्ट। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास्ट क्लास एंड पावर किस विद्वान की पुस्तक है? मतलब आपको बताना है कास्ट क्लास एंड पावर इनमें से किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी आंद्रे बेतई, ऑप्शन सी जीएस घुरे और ऑप्शन डी डीपी मुखर्जी। तो बताइए ये पुस्तक इनमें से किसकी है? तो ये पुस्तक है ऑप्शन बी आंद्रे बेतई की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपी मुखर्जी का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण किस पर आधारित था? ऑप्शन ए है शुद्ध मार्क्सवाद पर, प्योर मार्क्सिज्म था। ऑप्शन बी है अनुभववाद पर, इम्प्रेसिज्म पर आधारित था। ऑप्शन सी है परंपरा और आधुनिकता का समन्वय था, सिंथेसिस ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। और ऑप्शन डी है संरचनात्मक कार्य, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से रिलेटेड था। तो बताइए डीपी मुखर्जी का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण किस पर बेस्ड था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, परंपरा और आधुनिकता का समन्वय था, सिंथेसिस ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किस समाजशास्त्री की पुस्तक है? ऑप्शन ए योगेन सिंह, ऑप्शन बी है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी है आंद्रे बेतई और ऑप्शन डी है टी.एन. मदान। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है योगेन सिंह की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार डोमिनेंट कास्ट निर्धारित करने का प्रमुख आधार क्या है? अकॉर्डिंग टू एम.एन. श्रीनिवास द मेन बेसिस ऑफ डोमिनेंट कास्ट इज। ऑप्शन ए धार्मिक श्रेष्ठता, रिचुअल सुपेरिटी। ऑप्शन बी है संख्यात्मक शक्ति और भूमि स्वामित्व, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ और लैंड ऑनरशिप। ऑप्शन सी है शास्त्रीय वैधता, स्क्रिप्चुअल लेजिटिमेसी। और ऑप्शन डी है शहरी शिक्षा, अर्बन एजुकेशन। तो बताइए डोमिनेंट कास्ट मतलब प्रभुत्व, प्रभु जाति का निर्धारण हम कैसे करते हैं? और प्रभु व्यक्ति का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये कॉन्सेप्ट जो दिया है वो दिया है एस.सी. दुबे ने। और प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट जो दिया है वो दिया है एम.एन. श्रीनिवास ने। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, संख्यात्मक शक्ति और भूमि स्वामित्व पर, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एंड लैंड ऑनरशिप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुईस डूमा ने जाति को शुद्धता और पवित्रता के सिद्धांत से समझाया है। लुईस डूमा एक्सप्लेन्ड कास्ट थ्रू प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। रीजन दिया है, ड्यूमा के अनुसार जाति व्यवस्था आर्थिक असमानता पर आधारित है। अकॉर्डिंग टू ड्यूमा कास्ट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, ए सही है परंतु आर गलत है। लुईस डूमा ने जाति को प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के सिद्धांत पर आधारित बताया, ये सही है, पर आर्थिक असमानता पर आधारित बताया, ये स्टेटमेंट गलत लिखी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएस घुरे के अनुसार जाति की कौन सी विशेषता सबसे अधिक स्थायी है? अकॉर्डिंग टू जीएस घुरे विच फीचर ऑफ कास्ट इज मोस्ट परसिस्टेंट? ऑप्शन ए है व्यवसाय ऑक्यूपेशन, ऑप्शन बी है सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंस, ऑप्शन सी है जाति अंतर्विवाह एंडोगेमी। और ऑप्शन बी है राजनीतिक सत्ता पॉलिटिकल पावर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, जातीय अंतर्विवाह, एंडोगोमी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंद्रे बेतेई ने भारत में वर्ग और जाति के सह अस्तित्व पर बल दिया है। आंद्रे बेतेई एम्फेसिस्ड द को एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट एंड क्लास। रीजन दिया उनके अनुसार जाति पूरी तरह से वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू हिम कास्ट हैज बीन कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय क्लास। ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन बी है ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी दोनों सही है और ऑप्शन डी दोनों गलत है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। आंद्रे बेते ने भारत में वर्ग और जाति के सहअस्तित्व पर बल दिया है, पर उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि जाति पूरी तरह से वर्ग के रूप में प्रतिस्थापित हो गई, मतलब चेंज हो गई है। ऑप्शन आर गलत है ये स्टेटमेंट और ए स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक व्यू बनाम फील्ड व्यू की बहस किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है वर्ग अध्ययन से। ऑप्शन बी है जाति अध्ययन मतलब कास्ट स्टडीज से। ऑप्शन ए वर्ग अध्ययन क्लास स्टडीज से। ऑप्शन सी है परिवार अध्ययन फैमिली स्टडीज से। और ऑप्शन डी जनजातीय अध्ययन ट्राइबल स्टडीज से। तो ये रिलेटेड है ऑप्शन 20 का सही होगा कास्ट स्टडीज से। बुक व्यू और फील्ड व्यू की बात कौन करता है, ये करते हैं एम.एन. श्रीनिवास। कुछ क्वेश्चन हम लोग के रिपीट हो गए थे इसलिए हम लोग 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो इन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेडिशन मॉनिटी एंड आइडेंटिटी किससे जुड़ा हुआ विषय है। ऑप्शन ए है डीपी मुखर्जी। ऑप्शन बी है टी.एन. मदान। ऑप्शन सी है आंद्रे बेतेई और ऑप्शन डी है योगेंद्र सिंह। तो बताइए ट्रेडिशन मॉनिटी और आइडेंटिटी किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है डीपी मुखर्जी से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्चरल इकोलॉजी का प्रयोग भारतीय संदर्भ में किसने किया है। इसमें क्या पूछ रहा है, भारतीय संदर्भ में किसने किया है कल्चरल मतलब सांस्कृतिक पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग। ऑप्शन ए है एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन बी है एस.सी. दुबे। ऑप्शन सी है जी.एस. घुरे और ऑप्शन डी है आंद्रे बेतेई। वेस्टर्न में इसका प्रयोग किसने किया है, ये किया है जूलियन स्टीवर्ड ने। जूलियन स्टीवर्ड इनका पूरा नाम है। और भारतीय संदर्भ में किसने किया है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी एस.सी. दुबे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किनशिप का सही अर्थ क्या है। नातेदारी का आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है केवल रक्त संबंध ओनली ब्लड रिलेशंस को कहते हैं। ऑप्शन बी है विवाह और रक्त संबंधों पर आधारित सामाजिक संबंध सोशल रिलेशन बेस्ड ऑन ब्लड एंड मैरिज। ऑप्शन सी है एक ही स्थान पर रहने वाले लोग पीपल लिविंग इन सेम एरिया। और ऑप्शन डी है आर्थिक संबंध इकोनॉमिक रिलेशन। तो बताइए किनशिप का सही अर्थ इनमें से क्या है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी विवाह और रक्त संबंधों पर आधारित सामाजिक संबंध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लेन क्लैन मतलब गोत्र। गोत्र की प्रमुख विशेषता क्या होती है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन ऑफ अ ग्रोथ। ऑप्शन ए है वास्तविक वंशावली पर आधारित होती है बेस्ड ऑन एक्चुअल जीनियोलॉजी। ऑप्शन बी है काल्पनिक पूर्वज में विश्वास होता है बिलीव इन कॉमन मिथिकल एंचेस्टर। ऑप्शन सी आर्थिक समानता पर बेस्ड होता है इकोनॉमिक इक्वालिटी बेस्ड होता है। और ऑप्शन डी राजनीतिक संगठन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। तो बताइए गोत्र का क्या विशेषता है, गोत्र मतलब क्लेन। तो ये काल्पनिक पूर्वज में विश्वास करता है बेस्ड ऑन बिलीव इन कॉमन मिथिकल एंचेस्टर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता क्या है। विच ऑफ द फ्लोविंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। ऑप्शन ए है उच्च सामाजिक गतिशीलता हाई सोशल मोबिलिटी। ऑप्शन बी है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी रिलेशंस। ऑप्शन सी है औपचारिक संबंध होते हैं फॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं। और ऑप्शन डी है औद्योगिक अर्थव्यवस्था होती है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होती है। तो बताइए भारतीय ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता इनमें से क्या है। तो इसमें क्या होता है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और उच्च सामाजिक गतिशीलता औपचारिक संबंध और औद्योगिक अर्थव्यवस्था ये सभी सेकेंडरी मतलब आधुनिक समाज की विशेषताएं हैं ये सब। और द्वितीयक
संबंधों की प्रधानता होगी तो कौन सा हो जाएगा, वो आधुनिक समाज हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्बेनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ किस समाजशास्त्री की अवधारणा है? ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है लुईस विर्थ, ऑप्शन सी है रॉबर्ट रेडफील्ड और ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। तो अर्बेनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ ये किसने कहा है, लुईस विर्थ ने कहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुईस विर्थ के अनुसार नगरीय जीवन की प्रमुख विशेषता क्या है? अकॉर्डिंग टू लुईस विर्थ अ की फीचर ऑफ अ अर्बन लाइफ इज, ऑप्शन ए घनिष्ठ सामाजिक संबंध होते हैं, इंटीमेट सोशल रिलेशंस होते हैं, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत संबंधों की प्रधानता होती है, डोमिनेंस ऑफ पर्सनल रिलेशंस, ऑप्शन सी है द्वितीयक और औपचारिक संबंध होते हैं, सेकेंडरी और इम्पर्सनल रिलेशंस होते हैं, और ऑप्शन डी है संयुक्त परिवार होते हैं, ज्वाइंट फैमिली होती है। तो बताइए नगरीय जीवन की क्या विशेषता है? तो इसमें द्वितीयक संबंध होते हैं और औपचारिक संबंध होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, सेकेंडरी और इम्पर्सनल रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण भारतीय ग्राम अध्ययन विलेज स्टडीज का प्रारंभ किस दशक में हुआ था? ऑप्शन ए 1920 के दशक में, ऑप्शन बी 1930 के दशक में, ऑप्शन सी है 1950 के दशक में और ऑप्शन डी है 1970 के दशक में। तो ये विलेज स्टडीज का प्रारंभ कब हुआ था? 1950 के दशक में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण अर्बेनाइजेशन नगरीकरण अर्बनाइजेशन का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन? ऑप्शन ए शहरों की संख्या में वृद्धि, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सिटीज, ऑप्शन बी है ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर प्रवास, माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटीज, ऑप्शन सी है शहरी जीवन शैली और सामाजिक संरचना का विस्तार, स्प्रेड स्प्रेड ऑफ अर्बन वे ऑफ लाइफ एंड सोशल स्ट्रक्चर, और ऑप्शन डी है औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बताइए नगरीकरण की इनमें से क्या विशेषता है? उपयुक्त अर्थ बताना है, जो ऑथेंटिक इसका मीनिंग निकलेगा अर्बनाइजेशन का आपको वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, शहरी जीवन शैली और सामाजिक संरचना का विस्तार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और ऑल द बेस्ट फॉर एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम। रिलैक्स रहिएगा, क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपके छूटे नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि एक भी क्वेश्चन आपको आए या ना आए, अब पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा। बिलीव इन योर सेल्फ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।